हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्तिक। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। आपको इस सीरीज में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की क्लासेस मिलेंगी। यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाए और पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल कराए। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नहीं बोल सकते, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल सकते हैं, जिसके स्क्रीनशॉट्स आप लेकर कंपाइल करेंगे तो एक नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। सेकंड, अगर आपको एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में अगर वो चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ इररिलेवेंट इमेजेस और एनी इररिलेवेंट टॉपिक, देन हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उसके लिए हमारे मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स ऑब्वियसली चार्जेबल होंगे। इसके अलावा ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, डी ट्रिपल एसबी, रेलवे एनटीपीसी, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कि वनडे के होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज से। और हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान बेसिकली एक नेशन यानी कि एक देश के या फिर किसी राज्य या फिर एक संगठन के जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं, उसके नियम कायदे या फिर कानून जो होते हैं, वो सभी के सभी संविधान में लिखे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे भारत की, तो भारत में कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, कुछ डीपीएसपीज होते हैं, और यही डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और कुछ नियम कायदे कानून की स्टेट क्या होगा, स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये सब कहाँ पे रिटर्न है? ये सब रिटर्न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में। तो बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज जिसमें लिखे होते हैं वही क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ये पहला स्क्रीनशॉट बन जाता है आपका, आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने नोट्स कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे भारतीय संविधान के फीचर्स क्या क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले फीचर से। पहला फीचर है कि भारत का संविधान पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली रिजिड कहने का मतलब क्या है? रिजिड होता है कि जिसे आप आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। ओके, तो हम भारत के संविधान को इतनी आसानी से संशोधन या फिर उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। यानी कि कुछ उसमें एक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एक है स्पेशल मेजॉरिटी और एक है सिंपल मेजॉरिटी। तो ये दोनों डिफरेंस क्या क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में आपको जो टोटल पॉपुलेशन है, मान लो 100 उसकी टोटल पॉपुलेशन है, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, और उसमें 3/4 अगर उसको मिलते हैं वोट्स, यानी कि 75 वोट्स अगर उसको मिलते हैं, तो ही वो बिल पास होगा। अदरवाइज वो बिल वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा और कभी एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी क्या है? 3/4 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो 100 में से सिर्फ 80 वहां पर है। ओके, सिर्फ 80 प्रेजेंट वहां पर है, उसमें से अगर 60, 80 का 3/4 क्या हुआ? 60। तो 60 अगर वोट्स उसको मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता है, इसलिए ये पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है। ओके, अब ये आगे हम देखेंगे कि कौन से एक्ट्स पार्शियली फ्लेक्सिबल है, कौन से पार्शियली रिजिड है। ओके, नेक्स्ट है भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। इससे पहले कोई भी संविधान लिखित में इससे बड़ा नहीं है। अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके पास में अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है भारत का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें तो यूएसए का है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट नहीं है। सेकंड, अगर हम यूके का बात करें तो यूके का संविधान नॉन रिटन है, उसका कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं है। देन हमारे संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो है वो हमें लगे थे। ओके, 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। नेक्स्ट है, जब हमारा संविधान बनकर जब अडॉप्ट किया गया था, तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनल में, जो कि अब
चेंज हो गए हैं जो हम आगे कवर करने वाले हैं, कि हमारे पार्ट्स जो है 22 से 25 हो गए, आर्टिकल 440 हो गए, शेड्यूल्स हमारे पास 12 हो गए, ये सब हम कवर करने वाले हैं। और अलग अलग सोर्सेज से भारत के संविधान को लिया गया है। जैसे हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से हमने हमारे संविधान को बनाया है। हर कंट्री से हमने उनके कुछ बेटर जो फीचर्स थे या फिर जो बेस्ट फीचर्स थे उनके, हमने उसे अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है कि हमारे पार्लियामेंट में फेडरल है विद यूनिटरी ब्यास। फेडरल सिस्टम कहते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। ओके, तो ये हो गया फेडरल सिस्टम। बट यूनिटरी बियास का मतलब क्या है कि ये जो स्टेट्स हैं हमारे पास जो भी स्टेट्स है 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, ये कोई भी स्टेट हमारे साथ कोई एग्रीमेंट के साथ नहीं जुड़े कि हम आगे जाके फ्यूचर में अलग हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यही है कि हमारे पास फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यूनिटरी बियास पर है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे पास संविधान है। हमारे पास राजतंत्र नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की एक इम्पॉर्टेंट की होती है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। यहाँ पर अगला फीचर अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून के तहत ही काम होगा। एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, और 3 tier गवर्नमेंट है। 3 tier गवर्नमेंट एज इन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन वी हैव गवर्नमेंट एट provincial level, or we can say district level government. Okay, so we have 3 tier of government. Then we have fundamental rights, we have directive principles and of state policies, and fundamental duties as well. Okay, we will read this in detail in the upcoming session. आप याद रखिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली की क्लास आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी क्लासेस मिस ना हो। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे पास में है, कि मान लीजिए हमारे कहीं पर हुड़दंग मच गया या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो उस केसेस में हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं। लेकिन लकीली वी हैव नॉट सेटअप दी फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल नाउ। ओके, नेशनल इमरजेंसी हमारे में लग चुकी है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी। अमेरिका में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब फेडरल नेचर क्यों है हमारे संविधान का, हम फेडरल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? फेडरल का अर्थ क्या है? फेडरल का बेसिकली मीनिंग तो ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे काफ़ी सारे मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ओके, स्टेट 1 2 3, स्टेट 4, स्टेट 5, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स उसके नीचे, इसी को बोलते हैं फेडरल सेटअप। तो क्यों है फेडरल सेटअप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्यूअल गवर्नमेंट। ओके, ड्यूअल गवर्नमेंट का अर्थ है कि हमारे पास स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट फीचर है कि डिवीजन ऑफ पावर्स। हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, या फिर बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स मेंशन है कि किस सब्जेक्ट पर कौन का नियम बनाएगा। ओके, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में भी हो सकता है, स्टेट लिस्ट में भी हो सकता है, यूनियन लिस्ट में भी हो सकता है। अब शिक्षा पे कौन नियम बनाएगा ये भी डिवीजन कर रखा है कि कितने कानून कौन बनाएगा, और ये हम आगे चलकर ये तीनों लिस्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी कैसे? कि भारत का संविधान ही सर्वोपरि है, ना संविधान के ऊपर कोई राजनेता है, ना कोई पैसे वाला है, ना कोई गरीब है, ना कोई और। अगर अंबानी चाहे मैं संविधान से बाहर निकल के काम कर दूं, नहीं कर सकता। अगर भारत का कोई नेता चाहे मैं संविधान से बाहर जाके कोई काम कर दूं, नहीं कर सकता। सर्वोपरि है संविधान। अगला है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है कि वो रिटन होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सुप्रीम जुडिशियरी। सुप्रीम जुडिशियरी एज इन, अगर मान लीजिए सरकार कोई
नियम बनाती है जो हित में नहीं होता लोगों के, या फिर उससे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या फिर उससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट हो रहा है, तो जुडिशरी उस बिल को खारिज कर देती है। ओके, और यही होता है कि सुप्रीम जुडिशरी और गवर्नमेंट उस पर डिसीजन मतलब ओवर रूल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म। हमारे पास द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि हमारे पास लोकसभा भी है और हमारे पास राज्यसभा भी है। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, वो हम देखते हैं। ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल ढांचे का मूल ढांचे का सिद्धांत। ओके, मूल ढांचे का सिद्धांत, इसे बेसिकली हमने बोरो किया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, इट इज़ बोरोड फ्रॉम दी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के संविधान से हमने इसे लिया है। इसमें मूल ढांचे में क्या क्या आता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी संसद जो है उसे खारिज हम नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भी हम खारिज नहीं कर सकते। देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। ओके, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं जो कि किसी भी अमेंडमेंट से हम खारिज नहीं कर सकते। मूव ऑन करते हैं इससे रिलेटेड जजमेंट्स पे। तो इससे रिलेटेड पहला जजमेंट था 1973 का केशवानंद भारती केस। सेकंड रिलेटेड जजमेंट था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। थर्ड था मिनर्वा मिल्स केस 1980 एंड फोर्थ था वमन राव केस 1981। ये सभी रिलेटेड जजमेंट्स हम जब पढ़ेंगे आगे, जैसे केशवानंद भारती केस में और मिनर्वा मिल्स केस में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड उसमें कहा गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये हम सब जैसे जैसे हम रिलेटेड आर्टिकल्स जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ में हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। ओके, ऐसे जब रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम रिलेटेड जजमेंट्स भी कवर कर लेंगे। मूव ऑन करते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी का, वो इस सिद्धांत को सपोर्ट करता है। ओके, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 50 में कहाँ कवर है, तो ये डीपीएसपी में कवर है। ये कहता है कि जो राज्य की पावर है, यानी कि हमारे राज्य, आप एक स्टेट को भी कंसिडर कर सकते हैं, आप कंट्री को भी कवर कर सकते हैं। स्टेट जो हमारे संविधान में लैंग्वेज यूज हुई है, उसमें जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाएंगी तीन बॉडीज में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। नो वन कैन इंटरवीन इन द वर्क ऑफ ईच अदर। ओके, लेकिन कुछ हैं, जैसे लेजिस्लेचर ने कुछ लॉ बनाया, नाउ दिस रूल इज वायलेटिंग समवन्स फंडामेंटल राइट्स और इट हैज़ ऑल्टर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जुडिशरी उसमें इंटरवीन कर सकता है और इसे खारिज कर देगा। ओके, इन एक्ट्स को खारिज कर देगा। नाउ इन द सेम वे, इफ someone is in power in the legislature or judiciary but is doing wrong, then executive can take actions. Okay, this is somewhat separation of powers, यानी कि अरेस्ट करने की पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, पुलिस जिसमें आती है। देन नियम बनाने की किसके पास में है, लेजिस्लेचर। नियम के अनुसार देश को चलाने की पावर किस में है, तो जुडिशरी में है। ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड जजमेंट्स दो हैं। वन इज राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज इन 1955, एंड सेकंड इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस विच इज इन 1975। सो मूव ऑन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। आप यहाँ पर बैठे लोगों को देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये लोग कौन हैं। ओके, आप यहाँ पर हमारे
कॉन्स्टिट्यूशनल फादर को, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं B.R. अम्बेडकर जी को। ओके, तो ये है संविधान सभा, जिसको काम दिया गया था हमारे संविधान को बनाने का। हमारे संविधान की ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर करी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रिपेयर करी। 1934 में M.N. रॉय पहले थे जिन्होंने संविधान सभा का कॉन्सेप्ट जो है हमारे सामने लेकर आए थे। 1936 में लखनऊ सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियली की गई। और जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय 1936 के लखनऊ सेशन ऑफ द INC उसके प्रेसिडेंट थे। देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत में आया था। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तब उसके तहत क्या क्या हुआ था, और उसी के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिली। ओके, भारत में। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली। देन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ऑलमोस्ट आपका थर्ड स्क्रीनशॉट हो जाता है नोट्स कंपाइल करने में। देन आपका ये फोर्थ स्क्रीनशॉट है, इसमें कुछ बेसिक स्टैटिक जीके आपका आता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर टेम्पोररी चेयरमैन अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, यहाँ पर इन्हें टेम्पोररी अपॉइंट क्यों किया था? जब तक इलेक्शन नहीं हुए तब तक हमें एक चेयरमैन की ज़रूरत तो है। ओके, तब तक इन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये हमारे सबसे सीनियर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया। इसके अलावा HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया असेंबली का, और BN राव इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इलेक्ट किया गया। डन यहाँ तक। ये कुछ आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के हैं। ओके, और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, हु वॉज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो HC मुखर्जी आंसर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र का काफ़ी बार आया है, तो BN राव। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर आप CA का मतलब समझ जाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है शॉर्ट फॉर्म में। सो 1946 में आप जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके तहत हमें संविधान सभा मिली थी, और इसके इलेक्शंस जो है वो करवाए गए थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, सो इलेक्शंस में 389 सीट्स थी, और जुलाई 1946 में आपके इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आउट ऑफ 389 मेंबर्स 93 प्रिंसली स्टेट्स वहाँ पर थे, 292 स्टेट्स थे ब्रिटिश इंडिया से, एंड 4 थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ओके, और ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कौन से थे? तो दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। 1, 2, 3 एंड 4। ओके, देन सीट्स जो थी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में जो डिवाइड करी गई थी, यानी कि 93 एंड 292 जो सीट्स हैं उनमें पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उन्हें डिवाइड किया गया था, और वो डिवाइडेड थी अमंग ब्रिटिश मुस्लिम्स, सिख्स एंड अदर कम्युनिटीज़। देन ऑन 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की। पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई थी, और उस प्लेस का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे कि आज बोला जाता है सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पूरा पॉइंट। देन मूव ऑन करते हैं अगले पे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगभग 3 साल तक रही थी संविधान बनाने के लिए, और लास्ट मीटिंग जो थी 24 जनवरी 1950 पर हुई थी। ओके, जैसा कि मैंने बताया 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो ये थे 2 years 11 months एंड 18 days। ओके, जो कि मैंने आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही बता चुका हूँ। ओके, देन ये आपका 5th वो बन जाता है, स्क्रीनशॉट बन जाता है नोट्स कंपाइलेशन में। ओके,
सो एडिशनल पॉइंट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखेंगे कि पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ओके, देन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और वो पेश करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो क्या पेश करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि आगे चलकर हमारे प्रियम्बल का फॉर्म लेते हैं। ओके, हमारे संविधान में क्या है, प्रियम्बल है। ओके, पहला पेज पे ही प्रियम्बल है। वो कहाँ से बने हैं, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बने हैं। और इसी में बेसिक गाइडलाइंस हैं और मूल प्रिंसिपल्स हैं जिसके अनुसार हमारे संविधान को बनाया जाना था। ओके, जिन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना था वो सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में थी। बात करें 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम भारत का अडॉप्ट किया गया। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। अब हम कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बाद में आएगा, अभी हम बेस बना रहे हैं। ओके, अभी बेसिकली हम बेस बनाते चल रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोग्रेस की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओके, सो नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। उसके बाद नेशनल एंथम लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया था, तो कैप्टन अबीद अली। किसने किया, कैप्टन अबीद अली ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। एंड कैप्टन राम सिंह, इन्होंने इसको कंपोज किया हिंदी में, क्योंकि जो ओरिजिनल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था वो बांग्ला में था। ओके, देन नेशनल एंथम के कुछ फैक्ट्स हम चेक कर लेते हैं। नेशनल एंथम का पहला फैक्ट है कि ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कैप्टन अबीद अली ने इसे ट्रांसलेट किया था हिंदी में एंड कैप्टन राम सिंह ने इसे कंपोज किया था हिंदी में। नेक्स्ट है कि इसे पब्लिकली कब गाया गया था पहली बार, तो 27 दिसंबर 1911 को इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। इसका प्ले टाइम कितना होता है, जब नेशनल एंथम गाते हैं तो शुरू से लेके एंडिंग तक इसमें कितना टाइम लगता है, तो इसका 52 सेकेंड्स अप्रॉक्स टाइम है। देन 24 जनवरी 1950 को ही हमारा वंदे मातरम एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया हमने अडॉप्ट किया था। एंड 22 जनवरी 1947 को इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है जिसमें अशोक चक्र है वो अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके, ये डेट्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, ये डेट्स आप याद रखेंगे। सो मूव ऑन करते हैं और यहाँ पर मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। 8 मेजर एंड 4 माइनर कमिटीज वर देयर। ओके, 8 मेजर एंड 14 माइनर, 14 माइनर कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 14 माइनर की तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन 8 मेजर कमिटीज़ जो हैं उसका हमें याद रखना होगा पूरा। मूव करते हैं। पहली है यूनियन पावर कमेटी। इसके हेड कौन थे, यहाँ पर कमेटी का नाम होगा और यहाँ पर हेड का नाम होगा। ओके, और इसे एज इट इज़ आपको याद करना है जितनी भी यहाँ पर कमिटीज़ आएंगे। सो फर्स्ट कमेटी है यूनियन पावर कमेटी, उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कमेटी है रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर कमेटी, जिसके हेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड हमारी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ है हमारी स्टीयरिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिफ्थ वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी, हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सिक्स्थ हमारी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेवेंथ थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। एंड एट्थ थी स्टेट कमेटी, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो यहाँ पर देखेंगे आप, पहले जवाहरलाल नेहरू जी देख लीजिए कितनी कमिटीज़ के हेड थे, एक, देन दो। ओके, दो कमिटीज़ के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हेड थे। इसमें कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर लें।
सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के, देन स्टेट कमेटी के, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो 3 कमिटीज़ के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हेड थे, एक रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। ओके, 2 कमिटीज़ के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड रिमेनिंग एक कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि है ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, और यही कमेटी है जिसने हमारे प्रारूप को तैयार किया था, संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। और आगे हमें जो डिस्कस करना है वो इसी से रिलेटेड होगा। तो बढ़ते हैं आगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। और इसके बाद में बात करें अगर इसके काम की, तो इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो हमारे संविधान का प्रारूप जो तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है, उसमें खामियों को खारिज करें, उसे निकालें, स्क्रूटिनाइज, है ना, मतलब सही करें, जो भी खामियां थी उन्हें दूर करें। ये इसका बेसिकली काम था। एंड डिसीजन लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र्स ने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया उसमें से कुछ गलतियों को निकालें, उसे रेक्टिफाई करें, या फिर बोल सकते हैं स्क्रूटिनाइज करें। ओके, और उस पर डिसीजन लें और उसे सबमिट करें टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके कंसिडरेशन के लिए। इसमें 7 मेंबर्स थे। फर्स्ट मेंबर वाज अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, next was N. Gopalaswamy, third was BR Ambedkar, who was the chairman. Okay, fourth was KM Munshi, then Mohammad Sadullah, BL Mitr and DP Khaitan. Now इसमें क्या हुआ, इसमें 2 मेंबर्स जो है उन्हें रिप्लेस किया गया। 1 पहले थे BL मित्तर, जिन्हें रिप्लेस किया गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। BL मित्तर जी की तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। उन्हें रिप्लेस किया N. माधव राव ने। देन DP खैतान जी को रिप्लेस किया गया, क्योंकि 1948 में DP खैतान जी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी ने उन्हें रिप्लेस किया। ओके, सो मैं आपको गाइड नहीं करते जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स के बारे में। ये आपका अप्रॉक्स 7th और 8th स्क्रीनशॉट है नोट्स कंपाइलेशन में। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स कंपाइल कर सकते हैं अपने। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 6.3 करोड़ रुपीस थे उस टाइम के। ओके, इन्फ्लेशन को अगर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये उस टाइम के अकॉर्डिंग 6.3 करोड़ रुपीस थे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास हमारी आधे घंटे से ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम बहुत स्लोली टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको सभी नोट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आज हमारे पास सिर्फ एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे पास डिटेल्स थी। समझने वाली चीज़ें आएंगी तब हम उनके डेप्थ में भी जाएंगे और उन्हें इलेबोरेटली भी पढ़ेंगे। इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियोस बनाने का। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्वास्थ्य से जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप मिस ना करें। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।